गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे दो तरह से इस आर्टिकल को देखने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारे स्किल पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा हम देखते हैं हमारे फाइनेंस के हिसाब से यानी फ्यूचर के हिसाब से। यानी बहुत से लोग स्टूडेंट्स भी हैं और स्टूडेंट होते होते हुए कॉम्पिटिशन्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं। उसके बाद में अल्टीमेट जो एक गोल होता है उनका, वो क्या होता है? जॉब पाना। जॉब पाने के बाद भी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, कम पैसा कमाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उस पैसे को वो लोग उस पैसे से मतलब अपनी लाइफस्टाइल को तो मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर उनके पास में वेल्थ नाम की चीज़ क्रिएट नहीं होती है। तो वेल्थ कैसे क्रिएट होती है और कम पैसे के अंदर हम हमारी ज़िंदगी को कैसे चला सकते हैं। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज काम कर रहे हैं और लाखों की संख्या के अंदर हमारे बीएड किए हुए हैं, बीएसटीसी वाले हैं, और भी बहुत सारे डिग्री होल्डर्स हैं। लेकिन क्या सबको सरकारी जॉब मिलती है? ये तो आपको पता है, नहीं मिलती। तो उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो क्या करते हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं, और प्राइवेट जॉब करने के बाद में या उसी दौरान उनको सैलरी मिलती है, और उस सैलरी को वो मोस्टली क्या कर देते हैं? स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। यानी उस सैलरी को उनको क्या करना चाहिए उस सैलरी का? तो हम फाइनेंस के रूप में, फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में इस आर्टिकल को देखने की कोशिश करेंगे और ज़िंदगी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। योर फर्स्ट सैलरी शुड बी वेयर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी बिगिंस। मैनी फर्स्ट टाइम employees balk at investing their first salary because they feel it is too low. All it takes is rupees 500 to start a SIP in a mutual fund. आपने देखा होगा या आपको पता भी है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके ऊपर 2.5 से 3% सालाना रिटर्न मिलता है। उसके बाद में अगर आप FD वगैरह करवा देते हैं तो 6 से 7% सालाना रिटर्न उसके ऊपर मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर। और उसके अंदर भी आपको एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है जो हर किसी के पास में इतना पैसा नहीं होता। फिर उसके बाद में बात करते हैं, कोई गोल्ड खरीद लेता है अगर किसी के पास में अच्छा पैसा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कह सकते हैं, या फिर वेल्थ एक्युमुलेट करने के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जो दो चीज़ें आपको किसी भी स्कूल में, कॉलेज में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारा देश आज भी डेवलपिंग है, पहले अंडर डेवलप्ड था, आज डेवलपिंग है। आने वाले समय में हो सकता है ये डेवलप्ड बन जाए, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से अगर नाम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, सरकारी वाले भी हम कह सकते हैं, कि वो भी जब अपना इन्वेस्टमेंट के नाम पर जब बात आती है तो ज़्यादातर वो LIC वगैरह में या FD में इन्वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है कोई ज़्यादा हो तो पुराने ख्यालातों से तो वो गोल्ड या सिल्वर खरीद सकता है या खरीद लेता है। तो हमें हमारे कम पैसे के अंदर, यानी 10,000 15,000 रुपये अगर कोई सैलरी उठा रहा है, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, या 8-10 हज़ार रुपये भी अगर कोई सैलरी, कम से कम सैलरी भी उठा रहा है, तो उस सैलरी के अंदर भी हम एक लॉन्ग पीरियड के, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होगी यहाँ पर, कम से कम आपको 20 साल तो आपको 15 से 20 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये टाइम निकल भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये टाइम कब निकल गया। तो गाइज़, ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इसको बड़े अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड का आपने ऐड देखा होगा टीवी पर, कभी नाम भी सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? और एक शेयर मार्केट का भी आपने नाम सुना होगा। शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और उसके अंदर वो एक लॉन्ग वेल्थ क्रिएशन करते हैं।
बिग वेल्थ क्रिएशन करते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं। कितना? कम से कम 1000, 2000, 500 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करके। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। एफडी के अंदर जैसे हम 10,000, 20,000, 50,000 की एफडी करेंगे और कम से कम 10 से 12 साल के बाद में भी हमारे को वो डबल होते हुए दिखाई देगी। लेकिन इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड और आपका शेयर मार्केट है, तो इसके अंदर आप आसानी से थोड़े बहुत भी, अगर आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, इस उम्र में 20 साल की, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में अगर वो इन्वेस्ट करता है, 1000 रुपये भी मात्र इन्वेस्ट करता है, तो 20 से 25 साल में वो 1 करोड़ से ऊपर अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है आसानी से। ये अमाउंट आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत, जिसको दुनिया का 8वां अजूबा कॉमर्स की लाइन में बोला जाता है। और ये आपकी जो सैलरी है, हम बात करते हैं एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है एक प्रकार से। यानी हर महीने आप 500 रुपये, 1000 रुपये आप अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमैट अकाउंट यानी एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ये आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, उससे थोड़ा सा अलग खुलता है। तो उसके लिए आप लिंक में जाकर वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, सूर्या वेल्थ क्रिएशन के नाम से, तो उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको फ्यूचर के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको ये किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाती। अगर ये चीज़ आपको बताई जाती तो आज आप 25 से 30 साल की उम्र के अंदर भी आप एक अच्छे फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी फर्स्ट सैलरी को लेकर बड़े उत्सुक रहते हैं और ये सोचते हैं कि अब मतलब हम ऐश करेंगे, लाइफस्टाइल उनकी एक प्रकार से बदल जाती है। तो लैंडिंग वंस फर्स्ट जॉब कैन बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट फॉर यंग अडल्ट्स। यानी जब उनको यंग अडल्ट्स होते हैं, उनको जब पहली जॉब मिलती है तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। ठीक है। द फर्स्ट पे चेक इज़ रियली अबाउट फ्रीडम बिकॉज नाउ यू कैन डिसाइड हाउ एंड वेयर यू स्पेंड द मनी। जब पहला सैलरी का चेक आता है या पहली सैलरी आती है आपकी, तो हम बड़े उत्सुक होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पर उस पैसे को खर्च करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, और बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि यू डोंट नीड योर पेरेंट्स परमिशन। पहले तो हमारे पेरेंट्स है तो पेरेंट्स से हम पैसे लेते थे, तो हमारे को पेरेंट्स से पूछना ही पड़ता था कि पेरेंट्स पूछ लेते थे, हम जब भी पैसे मांगते थे तो पेरेंट्स पूछ लेते कहाँ क्या करोगे, इस पैसे का आप क्या करोगे, फीस भरोगे या और कोई भी चीज़ के लिए हम अगर पैसे मांगते हैं तो वो उसका कारण पूछेंगे कि आप यहाँ पर इस पैसे का क्या करेंगे। लेकिन जब हम जॉब लग जाती है तब हमारे पेरेंट्स ज़्यादा हमारे को इस मामले में पूछते नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास में हमारी खुद की सैलरी होती है और हम खुद के मालिक होते हैं। बट रिमेंबर, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लेकिन ये बात आप भी ध्यान रखना कि जब किसी के पास में सत्ता आती है, पावर आती है, तो उसके पास में जिम्मेदारियां भी आती हैं। यानी अगर आप सैलरी उठा रहे हैं, चाहे कम ही उठाए, एक दिहाड़ी भी उठा रहे हैं, तो भी आपके पास में आपको एक जिम्मेदारी आ ही जाती है। ठीक है। इन द एक्साइटमेंट ऑफ स्टार्टिंग टू बिल्ड ए लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को बिल्ड करने के एक्साइटमेंट में वी टेंड टू फॉरगेट दैट बिफोर वी स्पेंड वी मस्ट सेव सम। यानी जब हम सैलरी उठाते हैं या सैलरी हम पाते हैं तो ये हम बात भूल जाते हैं कि बिफोर वी स्पेंड, क्या बात भूल जाते हैं कि हमें खर्च करने से पहले वी मस्ट सेव सम, यानी हमें कुछ सेव करना चाहिए। यानी हमारे सैलरी का 10%, 15% मिनिमम आप हमारे को सेव करना चाहिए। और सेविंग के नाम पर लोग करते हैं, क्या करते हैं,
कि 2,000 रुपये 3,000 रुपये बचा लिए, सेविंग अकाउंट में डाल दिए, वो उनकी सेविंग मानते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद में किसी के कहने पर वो LIC वगैरह में अपना एक पॉलिसी करवा लेते हैं, तो वो उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन गाइस आपको ये बता दें, ये किसी प्रकार की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि इंडिया के अंदर 5% से 10% तक इन्फ्लेशन रेट होता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी हर साल 10% तक महंगाई बढ़ जाती है। यानी अगर FD का रेट भी अगर आपको मिल रहा है ना, तो ये भी समझ लें कि वो पैसा आपको ना के बराबर मिल रहा है। 8% 7% तो आपको नॉर्मल एक महंगाई मिलती है इंडिया के अंदर। 5% भी, मिनिमम 5% आप मान सकते हो इन्फ्लेशन रेट इंडिया की है। यानी अगर 100 रुपये अगर आप इस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और या सेव कर रहे हैं, और आपको बैंक आपको 105 रुपये देता है साल में, तो 5 रुपये आपको इन्फ्लेशन रेट होगी, यानी महंगाई दर होगी। अगर कोई चीज़ आप खरीद के लाएंगे तो 105 रुपये 110 रुपये मिलेगी, वही एक साल पहले वाली चीज़। यानी आपको जो पैसा है, आपके पैसे के ऊपर रिटर्न ना के बराबर मिला है, ठीक है गाइस। फिर हम समझते हैं कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो सिंपली आप म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको मेरा दूसरा चैनल है सूर्या वेल्थ क्रिएशन, उसको आप फॉलो कर लीजिए और आपको आसानी से बिल्कुल आराम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। शेयर मार्केट से संबंधित म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न मिलता है, कौन से शेयर आपको मल्टी बैगर बना सकते हैं, है ना, और कम पैसे में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, 1,000 से 2,000 रुपये, ठीक है। और अगर आपको किसी प्रकार किसी भाई को अगर जॉब की ज़रूरत भी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आप अगर कमेंट करेंगे किसी को जॉब की ज़रूरत है तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा जयपुर में, ठीक है। अगर जयपुर से बाहर भी हैं तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा उसके अंदर, आपको एक फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं, एंड प्रिफरेबली इन्वेस्ट सम एज वेल। कन्वेंशनली फाइनेंशियल विजडम से अर्न सेव एंड देन स्पेंड। हम मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते भी हैं, और कन्वेंशनली फाइनेंशियली विजडम से, यानी फाइनेंशियली विजडम हमारी क्या कहती है कि पहले अर्न करें, फिर सेव करें, और सेव है उसके बाद में उस पैसे को स्पेंड करें। यानी सबसे पहले अर्न किया, उसके बाद में हमने उसमें से बचाया पैसा, और फिर उसके बाद में अगर पैसा बचता है तब हमारे को उसको खर्च करना चाहिए। सबसे पहले अर्निंग होती है, उसके बाद में सेविंग होती है उसमें से। लेकिन उल्टा करते हैं लोग, 90% लोग 95% लोग क्या करते हैं, पैसा आया और आते ही स्पेंड, उसके बाद में सोचते हैं कि अब बच गया, इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से इन्वेस्ट करूँगा या फिर सेव करूँगा। लेकिन विदेशों में हम देखते हैं तो 55% 60% तक लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए वो हम लोगों से काफ़ी अच्छे फाइनेंशियली फ्री हैं। इंडिया के अंदर मात्र 5% लोग, अभी तो 10% के लगभग लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए थे, लेकिन उसमें जो ऑपरेटिव है वो 5 to 6% अभी ऑपरेटिव है। यानी अभी भी इंडिया जो एक फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए वो नहीं है, और अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो अगर हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, मज़दूर हो, किसान हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी, अगर वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा गाइस। सॉरी, आगे देखते हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमारी इनकम हुई है उसको सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद में हमारे को खर्च करने चाहिए। सेविंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू मनी टू फंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। सेविंग क्यों इम्पोर्टेंट है? सेविंग इसलिए इम्पोर्टेंट है
कि वो हमें क्या करती है, फ्यूचर एक्सपेंसेस को फंड करने के लिए, यानी फ्यूचर में हमारी जो नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग बहुत ज़रूरी है। गुड फाइनेंशियली प्लानिंग टेल्स अस दैट इट इज़ बेटर टू स्पेंड आउट ऑफ आवर सेविंग्स रेदर देन स्पेंड आवर एंटायर, यानी गुड फाइनेंशियली प्लानिंग क्या कहती है कि दैट इट इज़ बेटर टू स्पेंड आउट ऑफ आवर सेविंग्स, यानी सबसे पहले हमारे को क्या करना चाहिए, स्पेंड आउट करना चाहिए, स्पेंड आउट ऑफ आवर सेविंग, यानी सेविंग करनी चाहिए हमारे स्पेंड आउट से, देन स्पेंड आवर एंटायर, यानी पूरी जो हमारी सैलरी है या पूरी जो इनकम है या पूरी जो भी अर्निंग्स है उसको स्पेंड करने के बजाय हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए या सेव करना चाहिए। और ए गुड पार्ट ऑफ द सैलरी एवरी मंथ, यानी हमारी जो सैलरी है उसका एक अच्छा पार्ट हमारे को इन्वेस्ट करना ही चाहिए। एंड दैट इज़ वाई जस्ट सेविंग इज़ नॉट अनफ, इसलिए सेविंग एनफ नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है। यू नीड टू इन्वेस्ट टू, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग मीन्स बाइंग सिक्योरिटीज एंड एसेट्स विद योर सेविंग्स सो दैट यू कैन अर्न एंड इनकम एंड इंक्रीज योर कैपिटल। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि बाइंग सिक्योरिटीज़ एंड एसेट्स। सिक्योरिटीज़ एंड एसेट्स क्या होते हैं कि सिक्योरिटीज़ तो ये होती हैं कि जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी है उनका स्टॉक्स खरीद, उनके जो शेयर्स हैं वो खरीदते हैं। और एसेट्स मतलब जैसे हम गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर किसी प्रकार की हमारे को उसमें से इनकम होनी चाहिए। जैसे हमने गोल्ड सिल्वर खरीद लिया या फिर हमने घर खरीद लिया तो घर से उसका रेंट आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी खरीद ली तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारे एसेट्स हो गए, यानी हमारे को। और वो चीज़ हम अगर होम खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके लिए हर व्यक्ति या हर आदमी, गरीब आदमी कह सकते हैं, नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन इस चीज़ को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे देखते हैं। सो दैट यू कैन अर्न एंड इनकम एंड इंक्रीज योर कैपिटल। तो आपको इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट के लिए आपको पहले तो क्या होता था कि पहले फिजिकल फॉर्म में आपको फॉर्म्स भर के उसके बाद में जमा कराने होते थे। आजकल ऑनलाइन हो गया है और बिल्कुल सिंपल चीज़ें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छी कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। दिस इनकम कैन कम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो इनकम है वो किस फॉर्म में आएगी, इंटरेस्ट के रूप में आ सकती है, डिविडेंड के रूप में आ सकती है, और इवन रेंट, और रेंट के रूप में भी आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या होती हैं चीज़ें, ये डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जो मोटा मोटा हमारे को पता है कि इंटरेस्ट है, जो हमारी जो जमा पूंजी होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है। डिविडेंड कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, यानी रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, टाटा है, बिरला है, तो इन कंपनियों की जो भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड हैं, उन कंपनियों के अंदर हम अगर स्टॉक्स खरीदते हैं, उनके अंदर हमारी हिस्सेदारी हम अगर खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर हमारे को क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने के अंदर उस प्रॉफिट के अंदर से कुछ हिस्सा हमारे को डिविडेंड के रूप में देते हैं, यानी एक इनकम के रूप में देते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। और रेंट हमारे रूम वगैरह से आती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग टॉप सेविंग बिकॉज, इन्वेस्टिंग टॉप्स सेविंग्स बिकॉज thanks to inflation or price rises, the value of your money declines, and over time, unless you allow your savings to earn returns, their value too will decline. इन्वेस्टिंग टॉप सेविंग बिकॉज, यानी इन्वेस्टिंग है वो, उससे क्या होगा कि हमारी जो सेविंग्स है उनको टॉप करेगा, यानी ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। थैंक्स टू इन्फ्लेशन और प्राइस राइजेज, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर, और जो प्राइस राइजेज हैं वो हमारी जो मनी है उसकी वैल्यू को डिक्लाइन करते हैं, यानी कम करते हैं ओवर टाइम, यानी टाइम टू टाइम, यानी समय समय से, यानी 1 साल 2 साल 3 साल, या जो जो टाइम निकलता है उस हिसाब से जो इन्फ्लेशन रेट है, प्राइस राइजेज हैं वो बढ़ते जाती हैं।
अनलेस यू अलाउ योर सेविंग टू अर्न रिटर्न्स, जब तक आप अपनी जो सेविंग्स हैं उसको उसके ऊपर रिटर्न नहीं पाते हैं तब तक आप इनसे पार नहीं पा सकते। देयर वैल्यू टू डिक्लाइन, यानी जो आपकी सेविंग्स हैं उनकी भी वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है। तो इसके लिए जैसे हमने देखा कि 5%, 7%, 10% तक तो महंगाई दर ही है, यानी आज हम 100 रुपये कोई चीज़ खरीदें ना, अगले साल आपको 105 से 110 रुपये में चीज़ मिलेगी, ठीक है, साल भर में। और वही हम अगर 100 रुपये में मार्केट में उसमें बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ हमारे को 105 रुपये 107 रुपये मिलते हैं। तो यानी हमारी सेविंग है, सेविंग या सेविंग तो कुछ हुआ ही नहीं, जितना खर्चा है उतना उतना ही हमारे को खर्चा हो जा रहा है, यानी जितना हमारी सेविंग है उतना उतना ही खर्चा हो रहा है, जितनी हमारी रिटर्न हो रही है। तो उससे ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए हम क्या करते हैं कि मार्केट में कंपनियों के अंदर, कंपनियों की ग्रोथ के अंदर हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, इन्वेस्टिंग इज ए आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ बाय अलाउइंग योर सेविंग्स टू डिलीवर रिटर्न्स दैट बीट इन्फ्लेशन ओवर टाइम। स्टार्टिंग दिस जर्नी अर्ली मीन्स इन्वेस्टिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। इन्वेस्टिंग क्या है? एक आर्ट है जो वेल्थ को क्रिएट करता है। और कैसे करता है? बाय अलाउइंग योर सेविंग्स टू डिलीवर रिटर्न्स। कैसे? जो आपकी सेविंग्स हैं उसको अलाउ करेंगे, यानी उसको इन्वेस्ट करेंगे टू डिलीवर रिटर्न्स पाने के लिए, दैट बीट इन्फ्लेशन ओवर टाइम। जो हमारी रिटर्न्स होंगे हमारी सेविंग के ऊपर, वो टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन को बीट करे। यानी अगर इन्फ्लेशन रेट 5% to 7% इंडिया के अंदर चल रही है, तो 5 to 7% अगर तुम एफडी और उसमें आरडी में या फिर सेविंग्स में अगर लगा कर उसको अगर कमा रहे हैं, तो वो तो आपका बराबर सा ही हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई भी रिटर्न नहीं मिली इन्फ्लेशन रेट को निकालने के बाद में, इन्फ्लेशन को निकालने के बाद में। लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, यानी हमारी जो महंगाई है, महंगाई को बीट करते हुए अगर हम पैसा बनाते हैं तो वो हमारी वैल्यू या वेल्थ क्रिएशन होगी। और ये हम कैसे करेंगे? यू हैव द बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेटिंग सेविंग्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। यू हैव द बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, सेविंग्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी जब हम हमारी जो सेविंग्स हैं उसको एक्यूमुलेट करते हैं, ये हमारे को एक बेनिफिट मिलता है। यू गेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न्स ऑन सेविंग, यानी जो हमारी सेविंग्स है उसको अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के हिसाब से हमारे को क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है। और कंपाउंडिंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से, चक्रवर्ती रिटर्न के हिसाब से। और अगर बात करते हैं हम अपने फाइनेंशियल टर्म्स की, तो एक टर्म आता है CAGR। क्या होता है? CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यानी अगर हम मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर 1000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर अगर 25% अगर रिटर्न मिलता है, 20% एक एग्जांपल मानते हैं, तो 20% अगर रिटर्न मिलता है तो हमारे को 1000 रुपीज़ पे 1200 हो गया। और अगले साल उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो 1200 के ऊपर मिलेगा 20%, यानी नेक्स्ट ईयर में 2400 रुपीज़ हो गया। फिर उसमें ऐड होने के बाद में फिर, यानी इस प्रकार से ये साइकिल, कंपाउंडिंग की साइकिल चलती है। लेकिन अगर हम एफडी में, आरडी में, पोस्ट ऑफिस में, इन स्कीम्स के अंदर या इस सेविंग अकाउंट में अगर हम इन्वेस्ट या सेव करते हैं या किसी प्रकार का हमारे को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारी जो जमा पूंजी होती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसी प्रिंसिपल अमाउंट पर ही हमारे को इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर हमारे जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर जो हमारे को रिटर्न मिलता है वो किस में मिलता है? जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस उसके अंदर रिटर्न, दोनों ऐड करके उसके बाद में ये कंपाउंडिंग के हिसाब से डेली चलता है। ये भी नहीं कि साल में 6 महीने के अंदर बाद में उसके अंदर ऐड होता है। यानी आज हमारे किसी स्टॉक की वैल्यू 1000 रुपये और 10% ही आज अगर उसमें ग्रोथ हो जाती है तो
1100 रुपये हो गए, कल उसके अंदर जो बढ़त होगी तो वो 1100 रुपये प्लस में ही होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके अंदर जो कंपाउंडिंग है वो स्टॉक्स के अंदर चलती है। यू कैन एक्सपेक्ट मोर यू कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। और इसके अंदर क्या है कि आप, सबसे बड़ी बात ये है कि जो एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, जिसको हम आरडी बोल देते हैं, जो हर महीने हमारे अकाउंट से पैसे कट के और एक जगह इकट्ठे होते हैं, उसके ऊपर रिटर्न मिलता है, या फिर हम हमारी सेविंग अकाउंट पे जो पैसा, उस पर जो रिटर्न मिलता है। तो एफडी के अंदर हम देखते हैं कि 20,000, 30,000, 50,000 एक लमसम अमाउंट हमारे को एक चाहिए होती है, और उसके ऊपर हमारे को उसको हम एफडी करवाते हैं। यानी 100-200 रुपये, 1,000 रुपये अगर आप हर महीने एफडी करवाने की कोशिश करेंगे तो वो उस पर रिटर्न नहीं होगी। मतलब पहली बात तो मिनिमम 10,000, 5,000 रुपीज़ एफडी के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं, एसआईपी करते हैं, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने किसी स्टॉक के अंदर, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम 1,000 रुपये, 500 रुपये, मात्र 500 रुपये की वैल्यू अगर हम एसआईपी के अंदर, एसआईपी के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1,000 रुपीज़ है, मान लो 1,000 रुपीज़ हम पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, और एक साल के अंदर उसकी वैल्यू होती है 12,000, और 20 साल के अंदर मानते हैं तो 2,40,000 रुपये के लगभग इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन अगर उसकी जो हम उसके ऊपर रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न आपको देख लीजिए सीधा ही 2,40,000 से सीधा 10 गुना कर लीजिए, कितने हो गए? 24 लाख। ठीक है, 24 लाख भी, ये तो कम से कम आपको बता रहा हूँ 10 गुना, उसके अंदर 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना तक भी आपको रिटर्न मिल सकता है, और अनलिमिटेड है इसके अंदर। लेकिन ये आपको गारंटी मिल जाएगी एक प्रकार से कि जो आप एफडी पर जो रिटर्न मिल रहे हैं उससे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, और उससे आपको बेटर ही मिलेगा। इन्फ्लेशन रेट को बीट करने के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। यानी 40 से 50 साल, 60 साल की उम्र में अगर आप 40 साल, 50 साल के अंदर में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, एक हम ये कह सकते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं, या एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं मात्र 1,000 से 2,000 रुपये के अंदर आप इन्वेस्ट करके। लेकिन ये आपको एक प्रकार से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर किसी भाई को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी भाई को ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। राजस्थान के अंदर कहीं भी, अगर राजस्थान से बाहर भी है तो भी मैं आपको हेल्प करूँगा जॉब दिलाने की, और आप उसके साथ में आप अपनी स्टडी भी कर सकते हैं, और आप खुद फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और अपने परिवार का ध्यान भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट मोर कंजर्वेटिव रिटर्न्स रेदर देन टेक अनड्यू रिस्क। यू कैन एक्सपेक्ट मोर कंजर्वेटिव रिटर्न्स, आप अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू लर्न फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स अर्ली व्हेन द स्टेक्स आर स्मॉल। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, यानी शुरू में हम देखते हैं कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये से कोई करोड़पति बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से, एक गूगल पे अगर आप जाके एसआईपी कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 20 से 25 साल के अंदर, तो आप अपने रिटर्न को देख लीजिए कि आपकी वेल्थ कहाँ बनेगी। और ज़्यादा अगर आपको देखना है तो मेरे जो दूसरा चैनल है उसके ऊपर आप जाके देख लीजिए, वहाँ पर आपको विद एग्जाम्पल्स और विद प्रूफ आपको मिल जाएगा कि 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ से पर मंथ से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। और जितना ज़्यादा पैसा आप डालेंगे, यानी अगर 30% आपकी जो सैलरी है, यानी 30%, 40% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 10 से 15 साल भी अगर आप इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आपको आगे कमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और 20 साल, 22 साल के बाद में आपको इतना रिटर्न मिलेगा कि आप किसी भी अच्छी से अच्छी लाखों रुपए भी एक महीने के अंदर आपकी इनकम हो जाएगी, जो आपको एक अच्छे से अच्छे जॉब के अंदर नहीं मिल पाएगी, मात्र 1,000 से 2,000 रुपये इन्वेस्ट करके।
ये गाइस बिल्कुल सही है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है। मात्र समझने के लिए आप सूर्या वेल्थ क्रिएशन मेरा चैनल है, उस पर आप जाके आराम से देख सकते हैं। उसमें सैकड़ों वीडियो पड़ी है और मैं हर रोज़ वीडियो उसके ऊपर अपडेट करता हूँ स्टॉक मार्केट से संबंधित। और फिर देखते हैं आगे। इट्स सिंपल मैथ, द कंपाउंडिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड प्राइमरली बाय टाइम एंड रेट ऑफ रिटर्न। ये सिंपल मैथ है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड प्राइमरी बाय टाइम, यानी जो कंपाउंडिंग है यानी चक्रवर्ती का हिसाब है, जो सर्कल है, क्रिएटिंग प्राइमरली बाय टाइम एंड रेट ऑफ रिटर्न। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपाउंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? टाइम के ऊपर और रेट ऑफ रिटर्न। यानी जो आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे हम 10 साल का एक टाइम होराइजन लेके चलते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड लेके चलते हैं, और उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न भी हम 30% 40% अगर रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर उससे अगर ज़्यादा कर देते हैं, तो जो हम टाइम और रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से हमारी जो वेल्थ है वो भी ज़्यादा दिखाई देगी या ज़्यादा हम पा सकते हैं। तो गाइज अगर हमारे को एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना है तो आप विप्रो का एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, HAUL का ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले सकते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लिमिटेड का ले सकते हैं, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर। और इस वीडियो के अंदर आपको मैं थोड़ा बहुत एक एग्जांपल्स बता रहे हैं। अगर आप मात्र 10,000 रुपये 1985 में अगर इन्वेस्ट करते विप्रो के अंदर, तो आज उसकी कीमत 500 करोड़ से ज़्यादा उसकी कीमत है। और उसके अलावा जो सैकड़ों करोड़ रुपीज़ है वो डिविडेंड के रूप में वो कंपनी दे चुकी है। तो ये देख लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर 20 साल 25 साल मात्र इन्वेस्ट कीजिए और आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है, ऐसी कोई भी सैलरी नहीं है, ऐसा कोई भी रिटर्न नहीं है जो इस म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट को बीट कर सके। एक चीज़ ज़रूर है जो आपका क्या है, बिज़नेस है। तो बिज़नेस में तो डायरेक्ट प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा? मालिक को ही होगा, अगर आप मालिक हैं तो। ठीक है गाइस। वाइल द रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट इन वन हैंड, कंपाउंडिंग किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर और रेट ऑफ रिटर्न। तो टाइम तो हमारे हाथ में है, टाइम तो हम दे सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न ये हमारे हाथ में नहीं है। यू कैन कंट्रोल हाउ लॉन्ग मनी कंपाउंड्स बाय इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टेइंग इन्वेस्टेड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। यानी ये गौरव रस्तोगी हैं, फाउंडर ऑफ एंड CEO ऑफ Kuvera.in, ये एक वेबसाइट है। इनके जो फाउंडर हैं रस्तोगी, गौरव रस्तोगी, इन्होंने बताया कि ये जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो रिटर्न की जो दर है वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ में क्या चीज़ है? हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहें, यानी 15 साल 20 साल 25 साल, जितने साल हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही पैसा हम क्रिएट कर सकते हैं, उतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में और किसी भी कॉलेज के अंदर आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएगी। अगर ये चीज़ें अगर हमारे सिलेबस के अंदर होती, 10th 12th में अगर ये चैप्टर होता और ये चीज़ हमारे को फोर्स करके अगर ये समझाई जाती, तो हर व्यक्ति इनकी तरफ, जो सरकारी जॉब है उनकी तरफ, मेरे हिसाब से तो उनकी तरफ नहीं भागता, क्योंकि वो 20 साल तक इतनी मेहनत करता है। पहले तो 20 साल तक वो अच्छी पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद में कंपटीशन 15-20 साल 15 साल 10 साल उसको कंपटीशन में लग जाते हैं, फिर उसको अपने जॉब के अंदर सिक्योर होने में लगते हैं। तब तक तो ये अगर 20 साल मात्र 5,000-7,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करके और इन्वेस्टेड रहता है 15 से 20 साल 20 साल तक, तो वो फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। यानी 20 साल के बाद में उसकी लाखों रुपए महीने की इनकम हो सकती है, महीने की। ठीक है, ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप हमारी जो दूसरा चैनल है उसको अगर आप विजिट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और रोज़
मात्र आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या किसी प्रकार से, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मात्र आप 10 मिनट, अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो मात्र 10 मिनट वीडियो को आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बिल्कुल सिंपल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को जॉब की ज़रूरत भी है तो मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा आपको जॉब दिलाने की, ये गारंटेड है। इन्वेस्टिंग ₹5,000, ये एग्जाम्पल बताया। इन्वेस्टिंग ₹5,000 फॉर 20 years at an expected return of 10% will give you some amount of 38.3 lakhs at the end of the term। अगर आप मात्र 5,000 रुपया 20 साल तक हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 10% रिटर्न, अगर उसके ऊपर मात्र 10% भी अगर रिटर्न मिलता है पर एनम के हिसाब से, पूरे साल में अगर 10% भी रिटर्न मिलता है ना कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो आपकी जो वेल्थ होगी वो 38 लाख से पार हो जाएगी, 38.3 लाख रुपए। इसके ऊपर मात्र 10% है और 10% तो नॉर्मल है। हम खुद इन्वेस्टेड हैं और उसके अंदर अगर आप 3 साल 4 साल का अगर पीछे की जो ग्रोथ देखेंगे तो 40%, 50%, 60, 65%, 70% पर एनएम के हिसाब से भी ग्रोथ है। लेकिन ओवरऑल पूरे साल 20 साल टाइम पीरियड थोड़ा एक लंबा होता है, तो इसलिए अगर एवरेज निकाला है तो 15% जो मार्केट के अंदर नॉर्मल भी अगर रिटर्न मिलता है तो 15% रिटर्न नॉर्मल मिलता है, और इन्होंने तो एग्जाम्पल्स में मात्र 10% ही लिखा है। तो ये देखिए मात्र 5,000 रुपये के हिसाब से भी आप 38,40,000 रुपये, 38 से 40 लाख रुपए आप 20 साल में क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये 20 से 25 साल कर दिया, ठीक है, तो ये आपको 2 से 3 करोड़ रुपए आपकी वेल्थ हो जाएगी मात्र अगले 2 से 3 साल 4 साल के अंदर। मात्र 5 साल मैक्सिमम 5 साल में आपकी वेल्थ है वो 3 से 4 करोड़ के लगभग पहुंच जाएगी। क्योंकि लास्ट में जो कंपाउंडिंग है, अब शुरू में तो जैसे 1,000 रुपये लगाए तो 1,000 रुपये में अगर आपको 20% मिल रहा है तो 1,000 के ऊपर कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये हो जाएगा। वो पैसा हमारे को दिख नहीं रहा। लेकिन अगर हम 40 लाख रुपए का ऊपर अगर 20% मिलता है तो 40 के ऊपर 20% कितना हो गया, 8 लाख रुपए हो गया। ठीक है, 8 लाख रुपए साल के। फिर 8 लाख रुपए इसमें ऐड कर देंगे तो फिर उसके ऊपर अगर 20% अगले साल मिलते हैं तो कितने हो गए, 5 to 10, 10 लाख रुपए, 9 से 10 लाख रुपए। फिर अगले साल 11 लाख रुपए, अगले साल 13 लाख रुपए, ऐसे ऐड होते हैं। ठीक है, और रिटर्न मिलता है वो हमारे प्रिंसिपल प्लस रिटर्न के ऊपर मिलता है। तो इसी हिसाब से कंपाउंडिंग यू वुड एंड अप विद 1.1 करोड़। इन्होंने कहा है बट इफ़ यू हैड जस्ट स्टार्टेड 10 years सूनर। इन्होंने कहा है लेकिन अगर हम या अगर आपने मात्र 10 years सूनर, या जैसे 20 से 30 साल कर दिया उसको, तो 10% के हिसाब से भी ये 1 करोड़ से ऊपर इसकी वेल्थ बनती है। यानी 25 साल के अंदर आप करोड़पति नॉर्मल बन सकते हैं मात्र 5,000 रुपये के अमाउंट से, हर महीने की इन्वेस्टमेंट से। तो भाई कोई 5,000 रुपये कमा, 10,000 रुपये से नीचे तो कोई किसी को भी सैलरी नहीं मिलती है आज के ज़माने में। ठीक है, और जब तक उसकी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती हैं तब तक वो 5 साल 10 साल तक आप 5,000 रुपीज़ आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर उसके बाद में भी अगर उसकी जिम्मेदारियां जो बढ़ती है तो उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो वो 5,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़, 2,000 मिनिमम, एक मज़दूर आदमी भी है तो वो 1,000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करेगा तो 10 से 20 लाख रुपए आप आराम से, 20 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं या पा सकते हैं। कितने, मात्र 20 से 22 साल के अंदर। और अगर वही पैसा आप 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं, या LIC के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिटर्न मात्र आपके पैसे के डबल ही मिलेगा। अगर आपका 2 लाख रुपए अगर जमा हो रहा है तो आपको मात्र 4 लाख के लगभग ही मिलेगा, यानी आपके पैसे का डबल। लेकिन यहाँ पर
रिटर्न कितना है, रिटर्न आप देख लीजिए 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना तक आपको रिटर्न मिलता है। आपका जो पैसा है अगर लाख रुपए जमा होता है तो 20 गुना आपका कितना होगा, 20 लाख रुपए नॉर्मल आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहना है और क्या करना है साथ में, लॉन्ग टर्म के लिए उस पैसे को इन्वेस्टेड होते रहने देना है। दैट इज़ मोर देन डबल द मनी बाय जस्ट स्टार्टिंग अर्ली। You cannot increasing the amount you invest or the return you seek, but simply adding time to your investment. You are not increasing, यानी 5,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया था, लेकिन उस 5,000 रुपये का आप उतना ही अमाउंट रख रहे हैं, आप उस पैसे को नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका अमाउंट है वो लाखों में करोड़ों में पहुंच जा रहा है। बट सिंपली एडिंग टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा रहे, लेकिन क्या बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। यानी 20 साल, 22 साल, 25 साल, अगर आप, या हम कह सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ता जा रहा है। और टाइम ड्यूरेशन जो बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। फिर हम देखते हैं इन द लॉन्ग रन टाइम वर्क्स इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर एंड नॉट मार्केट टाइमिंग। तो गाइज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल बोल रहा है और ये आर्टिकल बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पीछे मार्केट की, स्टॉक मार्केट की अगर हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर टाइम वर्क्स इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर। टाइम किसके फेवर में काम करता है, इन्वेस्टर का, यानी जो पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड नॉट मार्केट टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इन्वेस्टर के फेवर में जाता है। यानी लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी लॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है तो उसकी फेवर में पैसा बनता ही बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सक्सेस इज प्रिडिक्टेड ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टिंग से, तो इसकी सक्सेस क्या है, सक्सेस इज प्रिडिक्टेड ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो दो चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। क्या, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन मतलब जिस प्रकार से आप 5,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़ या 500 रुपीज़ आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हर महीने आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 2 महीने नहीं कर रहे हैं, 1 महीना नहीं कर रहे हैं, फिर 3 महीने नहीं कर रहे हैं, फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ आपको, और कंसिस्टेंट यानी रेगुलर, हर महीने आपकी जो SIP है वो जानी चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जैसे 1,000 रुपये आपने चालू किए तो 1,000 रुपये कम से कम आपके जाने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 1,000 रुपये इस टाइम कर रहे हैं, कभी 100 रुपये कर रहे हैं, कभी 500 रुपये कर रहे हैं। हाँ, अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो 1,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ आप हर महीने इन्वेस्ट करती जाइए। और उसके साथ में अगर साल में 6 महीने में अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा आता है तो उसको आप उसमें डालेंगे तो वो एक बूम का काम करेगा। आपकी जो रिटर्न है उसको बिल्कुल एक अच्छा और डबल रिटर्न देने की उसमें ताकत बढ़ जाएगी, यानी उसके अंदर आपका जो रिटर्न है वो और बढ़ जाएगा। हाउ यू एलोकेट एसेट्स एंड हाउ यू इन्वेस्ट कंटिन्यूसली आर इम्पोर्टेंट इन मेकिंग इन्वेस्टिंग ए हैबिट, सेड नेहल मोटा, को फाउंडर एंड CEO ऑफ नेहल मोटा। ये एक कंपनी है नेहल मोटा, इसके जो CEO हैं, को फाउंडर हैं नेहल मोटा। इन्होंने कहा, क्या कहा कि हाउ यू एलोकेट एसेट्स एंड हाउ यू इन्वेस्ट कंटिन्यूसली आर इम्पोर्टेंट इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट ए हैबिट। आपकी एक इन्वेस्टिंग हैबिट को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आप किस प्रकार से आपके जो एसेट्स हैं और किस प्रकार से आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहते हैं उस मार्केट के अंदर, उस स्टॉक के अंदर, उस कंपनी के अंदर। फिनोवेट हाइब्रिड वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म, ये वहाँ के एक CEO हैं, को फाउंडर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि आपको ये डिपेंड करता है किस प्रकार, अगर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ बनानी है तो कंटिन्यू आपको
उसके अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन के रूप में कंसिस्टेंट आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और गाइस ये बिल्कुल एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बिल्कुल 1000 से 2000 रुपये 3000 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके इस पैसे को 1000-2000 रुपये, क्या 1000-2000 रुपये तो वैसे ही खर्च कर देते हैं, कपड़े में, जूतों में, चाय पानी में। चाय पी के भी हम 1000 रुपये तो महीने में के बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और 1000 रुपये से चाय तो बनती भी नहीं है पूरे महीने की, अगर एक आदमी को मानेंगे तो भी। लेकिन मात्र इसको, इस पैसे को बचा के, या इसके अलावा भी अगर कोई पैसा है आपके पास में, तो उसको बचाकर आप इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। हाउ मच रिस्क, अब इसके अंदर रिस्क क्या है? आपने सुना होगा कि मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट वो एक मिथ्या चीज़ आपने सुनी भी होगी कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक जुआ है। गाइस इसके अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर ये जुए वाला सीन क्रिएट होता है। कैसे होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस उन शेयरों के खरीदे जाते हैं, यानी उस शेयरों को न खरीद के उसके डेरिवेटिव्स को खरीदा जाता है। और ये चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएगी। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या होते हैं कि पैसा तुरंत एक दिन में, 2 दिन में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार से वो पैसा डबल ट्रिपल होता है उस हिसाब से आपका जो रिस्क है वो भी इतना ही रिस्क होता है। यानी आपका पैसा जितना भी आपने लगाया उसको भी, वो पैसा क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा 100% बनेगा, कोई भी इसके अंदर दो राय नहीं है। गौरव कार्निक, a Mumbai-based advisor who works with startup founders, finds that many people are conservative when it comes to saving money but confident about taking high risk with investment। यानी ये जो एडवाइज़र हैं इन्होंने कहा है कि जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग मनी, जब पैसे को बचाने की बात आती है, बट कॉन्फिडेंट अबाउट टेकिंग हाई रिस्क, और रिस्क लेने के लिए तो तैयार रहते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करती। Many tech-based founders come from smaller towns and are priority once they start getting a salary post round on. One of the funding is to give back to their families and for that they understand the importance of saving। बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड फाउंडर्स हैं जो स्मॉल टाउन से आते हैं और अपने प्रायोरिटी देते हैं वंस दे स्टार्ट गेटिंग ए सैलरी पोस्ट राउंड वन ऑफ फंडिंग इज़ टू गिव बैक टू देयर फैमिली एंड फॉर दैट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग। यानी जब टाइम निकलता जाता है तब इनको समझ में आता है कि ये जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़रूरी है। वंस द सरप्लस स्टार्ट्स बिल्डिंग द फोकस शिफ्ट्स टू टेकिंग some risk to investment, but that is more in investing in other startups with the complete awareness that such investments are in the nature of go big or go home। यानी जब हमारा जो पैसा है वो बड़ा अमाउंट बन जाता है तब हम क्या करते हैं, द फोकस शिफ्ट्स टू टेकिंग सम रिस्क टू इन्वेस्टमेंट। जब हमारा फोकस है वो किसके ऊपर, रिस्क इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाता है। बट दैट इज़ मोर इन इन्वेस्टिंग इन अदर स्टार्टअप्स विद द कंप्लीट अवेयरनेस दैट सच इन्वेस्टमेंट आर इन द नेचर ऑफ गो बिग एंड गो होम। फिर हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलने शुरू हो जाते हैं। यंग स्टार्टअप फाउंडर्स अंडरस्टैंड दैट टू मल्टीप्लाई मनी वन हैज़ टू टेक सम रिस्क। यंग स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उन्होंने समझा और ये बताया कि अगर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, तो आपको कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाउएवर इंस्टेड ऑफ दिस डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच दैट स्मूदन्स आवर रिस्क ओवर टाइम, द प्रेफरेंस इज टू ट्राई आउट हाई रिस्क ऑप्शंस while they are still young and have time on their side। This approach requires an inherent ability to absorb risk, which can lead to having no returns at all। For those who don't have the mettle to adopt this
or are not in the early 20s with the advantage of time, it's prudent to start with building an emergency fund and investing in a disciplined manner for future फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। यानी जो अपने 20s की एज के अंदर है उनके पास में एक एडवांटेज होता है, वो अपने एक इमरजेंसी फंड की रख के और उसके बाद में अपना डिसिप्लिन रूप में क्या करें, इन्वेस्टिंग शुरू करें। अलॉन्ग विद स्टार्टिंग early, the discipline of saving regularly and investing your savings, creating balance in risk and return is the key to efficient long-term investing. And starting early with your first paycheck or first fundraise is the icing on the cake। ठीक है, यानी जब हम अर्ली स्टेज के अंदर, यानी जितनी जल्दी या जितनी कम उम्र के अंदर हम इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं और डिसिप्लिन रूप में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारे जो रिस्क है और रिटर्न है उसको, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है।